Hello students, this is Pratyush Awasthi from Welcome Scholars। अब आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिस्ट्री द चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना था कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर में क्या क्या इसका आउटलाइन एंड फ्रेमवर्क है। अब हम इस वीडियो से इसका फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक का नेम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या थी और उसका एक आइडिया क्या था, नेशन का आइडिया क्या था। आज हम इस टॉपिक पे इस पे डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुई। और आप लोगों ने जैसे है क्लास 9th में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तब स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ पे स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से हम आज इसमें चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। अब आप लोग पूरा का पूरा अपना चैप्टर रिकॉल करिए जो क्लास 9 में पढ़ा था। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी वो क्या थी, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म सेम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। अगर हम बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी तो 1789 में हुई थी। और ये क्या था, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म था ये फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था, क्योंकि यहीं से अगर हम देखते हैं वो तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो यहाँ से एक तरीके से एक्सप्रेस हुई थी। क्लियर एक्सप्रेशन था, यही मतलब हुआ थी। एक जो अभिव्यक्ति है हमारे हृदय की, हमारे मन की जो अभिव्यक्ति है वो एक तरीके से किसी राष्ट्र के लिए निकली थी। हाँ, हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं, हमने भी किसी मोनार्ची के खिलाफ हमने भी अपनी आवाज़ उठाई है। अच्छा, 1789 से पहले क्या था, फ्रांस में आप लोग रिकॉल करिए चैप्टर को, कि वहाँ पर बॉर्बन डायनेस्टी का राज हो रहा था, रूल हो रहा था। वहाँ पर लुइस 16 का शासन था, और जो उसका शासन था वो कैसा था, वो बहुत ही मतलब अगेंस्ट में था सिटीजन्स थे। वो सिटीजन्स तो उसने कोई भी राइट नहीं दिए थे। तो इस प्रकार से क्या है कि वहाँ पे 1789 में उसके खिलाफ क्या हो जाता है कि एक रिवोल्ट हो जाता है, और वो रिवोल्ट क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से आता है इन 1789 में। अब जो वहाँ पे जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी को एक तरीके से एबॉलिश कर दिया, लुइस 16 तो वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। तो क्या हुआ, अब उन्होंने एक देश तो बना लिया, एक नेशन तो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ हमारा जो फ्रेंच है, जो हमारा जो फ्रांस कंट्री है ये एक नेशन है। लेकिन एक नेशन बिना कलेक्टिव आइडेंटिटी के नहीं हो सकता है। तो जब तक उसमें सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी ना हो, जैसे कि सामूहिक अपनेपन की जो भावना थी हमारे उसमें, तो वो कैसे जागृत होती। तो ये इन्होंने वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इसके लिए उन्होंने कई सारे स्टेप्स उठाए। अब आप इसमें क्या है, आपको याद रखना है बस केवल और केवल 9th में जो आपने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बस उसी को बस पूरा का पूरा बस रिकॉल करना है। और इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें जो स्टेप्स जो उन्होंने उठाए थे वो क्या स्टेप्स थे, पहले द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटोयन। तो जो वहाँ पे जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, एक विचार दिया, एक अपना आइडिया दिया, ला पैट्री एंड ला सिटोयन था। ला पैट्री क्या होता है, फादरलैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पितृभूमि। और ले सिटोयन क्या था, ये एक नागरिक था, नागरिकत्व था कि जो हमारा जो विचार है, जो हमारा जो आइडिया है वो एक फादरलैंड का होगा, और वो भी किसके लिए होगा, नागरिकों के लिए होगा। यानी कि डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पर कि हमारी जो मातृभाषा है, जो भी है हमारा जो नेशनल सिटीजन्स हैं, जो हमारे जो देश के जो नागरिक हैं वो इसके लिए होंगे, वो हमारे जो ले पैट्री यानी कि फादरलैंड के लिए जाने जाएंगे। फिर क्या था, फिर उन्होंने दूसरा स्टेप क्या उठाया थी, न्यू फ्रेंच फ्लैग। उन्होंने कहा नहीं, अब तो जैसे वहाँ पे अभी तक क्या था, वहाँ पे लुइस 16 का ही वही मोनार्की फ्लैग चल रहा था, उन्हीं का ही सब कुछ ध्वज वगैरह चल रहा था। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनका वो ट्राई कलर था, फ्रेंच फ्लैग था, याद आ रहा है ना, रिकॉल आप लोग करिए। फ्रेंच फ्लैग था, उनका ट्राई कलर था। जैसे अपने इंडिया का भी है तो सैफ्रॉन वाइट ग्रीन में ट्राई कलर है, अपना इंडिया का भी ट्राई कलर है, जर्मन का भी ट्राई कलर है। चलो अच्छा, ये तो यहाँ पे अब आप एक गूगल होमवर्क लीजिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो फ्रेंच फ्लैग था उसका कलर क्या था, कि वो जो ट्राई कलर था उस ट्राई कलर में कौन कौन से कलर्स थे। तो ये बात आपको समझ में आई। फिर नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली किया। अब फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रीय सभा का जो उन्होंने फॉर्मेशन किया था नेशनल असेंबली का। अच्छा, उससे पहले क्या था, उससे पहले याद करो थी वहाँ पर स्टेट जनरल चल रहे थे। फ्रांस में 3 स्टेट जनरल होते थे, फर्स्ट क्लर्जी, दूसरा नोबेलिटी एंड थर्ड पीजेंट्स। ये 3 टाइप्स थे स्टेट जनरल हो रहे थे। और उन्होंने क्या किया था कि
वहाँ पे जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल को हटाते नेशनल असेंबली कर दी थी। तो जो भी वहाँ पे एक्टिव सिटीजन होता वो वोट देता, और वोट्स में जो जिस पार्टी का भी जो भी वहाँ पे मतलब पार्टी थी, जो भी क्लब्स वगैरह थे, उनपे जो विक्ट्री कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, वो उस नेशनल असेंबली में चुने जाएंगे। अब जो बात यहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स थी उन्होंने एक्टिव सिटीजन्स कुछ तो दिया, मतलब शुरुआत करी, लेकिन एक्टिव सिटीजन्स से ही करी। अब याद करो एक्टिव सिटीजन्स की क्या डेफिनेशन होती थी, जो 25 ईयर से अपर होंगे, जो मतलब 25 ईयर से ज़्यादा बड़े होंगे, और साथ ही साथ 3 डेज से इक्वल अपना वेजेस टैक्स के रूप में देंगे, मतलब कि अपनी कमाई का 3 गुना वो टैक्स, 3 दिन से कमाई के बराबर वो अपना हिस्सा वो टैक्स के रूप में देंगे। उन्हें एक्टिव सिटीजन बोला गया था। अब इसमें महिलाएं नहीं थी शामिल, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरुआत तो करी। तो शुरुआत क्या करी इसमें अगर देखा जाए, इसीलिए इसको बोला जाता है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, क्योंकि शुरुआत हुई थी यहाँ से, वर्ल्ड हिस्ट्री में शुरुआत हुई थी। हाँ, डेमोक्रेसी भी लाई जा सकती है, किसी भी राजा के खिलाफ किसी भी मोनार्ची सिस्टम तो हम लोग हटा सकते हैं। फिर क्या था, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओट्स वर टेकन। अब वहाँ पे क्या हुआ, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड। अब देखा ही होगा, कोई भी है वो तो नई नई सपतें, ओट्स वर टेकन। उन्होंने क्या किया, ओट्स लेना शुरू किया। न्यू हाइम्स क्या होती हैं, स्तुतियाँ होती हैं, गाने होते हैं, उनको उन्होंने कंपोज किया। जैसे अपने इंडिया में भी हैं बहुत सारे जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है, उन पे क्या होता है, नए हाई जोश आता है सिटीजन्स था। तो उसी प्रकार से उन्होंने भी न्यू हाइम्स वर कंपोज करी। उन्होंने न्यू हाइम्स तो कंपोज दिया और ओट्स ली, और ये सब किसके नाम पे ली, उन्होंने कंट्री के नाम पे ली। ओट्स वर टेकन किसके नाम पे, नेम ऑफ कंट्री थी। हाँ, उन्होंने फ्रेंच पे, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि वहाँ पे जो नेशनल उनका एंथम है फ्रेंच वालों का, फ्रेंच लोगों का, तो वो क्या है, मार्सलेस है। वो रावे डी लाइल ने लिखा था मार्सलेस में, वो उसे जो फ्रेंच आर्मी थी वही उसको हमेशा गाया करती थी, सिंध करती थी हाँ मार्सलेस। फिर उन्होंने क्या किया, अ न्यू सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप। अब उन्होंने कहा नहीं, अब मोनार्की हटी है, अब हम लोग जनता का शासन आ रहा है, रूल ऑफ वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो क्या उन्होंने किया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया कि करप्शन को रोकने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसको उन्होंने सेटअप किया। फिर क्या किया, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड कर दी। उन्होंने क्या किया, जो इंटरनल आंतरिक जो कस्टम्स ड्यूटीज थी, यानी आयात कर वगैरह थे, जो ड्यूज थी, उनको एबॉलिश कर दिया। तो क्या होता था, ये अलग अलग होती थी। अब जैसे कोई एक देश में रह रहा है, एक देश में एक पार्ट में टैक्स लिया जा रहा है किसी से 5 रुपए, दूसरे पार्ट में लिया जा रहा है 3 रुपए, और तीसरे पार्ट में अगर देखा जाए तो वहां पे लिया जा रहा है 4 रुपए। तो क्या हुआ थी, उसका जो नेशनलिज्म थी, जो फीलिंग है, वो अपने अपने एरिया तक सीमित रह गई थी। ये नहीं हमारे यहाँ ज्यादा है उससे आता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, एक देश वन नेशन वन टैक्स, जैसे अपने यहाँ भी देखो जीएसटी आया था, उसी प्रकार से उन्होंने भी क्या किया, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज उन्होंने एबॉलिश कर दिए थी। वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, ये नहीं थी हर शहर का अपना अलग अलग टैक्स है। फिर उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। उन्होंने वेट्स एंड मेजर्स, भार और माप जो था वो उन्होंने पूरे देश में यूनिफॉर्म सिस्टम ला दिया थी। हाँ, बस एक ही व्यवस्था होती, भार और माप थी वो करेंगे, वेट्स एंड मेजर्स थी। फिर क्या किया उन्होंने, रीजनल डायलॉग्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच प्रमोटेड। अब उन्होंने क्या किया, पूरे देश के सिटीजन्स में हमें क्या करना था, रीजनल डायलॉग्स वर डिस्करेज। उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की जो भाषाएं थी उनको क्या किया, उन्होंने डिस्करेज दिया, और फ्रेंच प्रमोटेड। जो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, इनको उन्होंने डिस्करेज कर दिया, और फ्रेंच प्रमोटेड। फ्रेंच लैंग्वेज तो उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी थी। पेरिस, जो अभी तक पेरिस में ही सिर्फ फ्रेंच बोली जाती थी, अब वो पूरे देश में बोली जाने लगी और रिटर्न भी होने लगी, लिखी और पढ़ी जाने लगी फ्रेंच लैंग्वेज, तो उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया। अब देखा जाए, रिवोल्यूशनरीज ने एक तरीके से क्या किया, उन्होंने फ्रेंच को बदलना शुरू कर दिया। अब लेकिन बात यह है कि हमारा जो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म जो हो रहा था, जो हमारे राष्ट्रवाद का जो प्रचार हो रहा था, वो रिवोल्यूशनरीज ने वो सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। अब वो क्या हुआ, फ्रांस से बाहर भी निकलने लगा, और वो बाहर कहाँ तक पहुंचा, पूरे यूरोप में वो फैला। और यूरोप में वो कैसे फैला, आप लोगों ने देखा ही था कि जैकोबिन क्लब्स जो उनके थे, जैकोबिन क्लब्स वो जगह जगह पर वहां पर क्या होने लगे, देश से बाहर भी उनके क्लब्स था इस्टेब्लिश होने लगे थे। और वो कहाँ पे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली का भी 70% जो एरिया था, उसमें भी वो जैकोबिन क्लब्स से इस्टेब्लिश होने से क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म फैलने लगा। अब जो स्प्रेड, क्योंकि रिवोल्यूशनरीज ने क्या बोला कि उन्होंने एक तरीके से ओथ ली अपने उसमें थी, हाँ
अब हम अपने पूरे देश को हम स्वतंत्र कराएंगे, पूरे देश को हम इंडिपेंडेंस करेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो लाए हैं पूरे फ्रांस को मोनार्की सिस्टम से हटाएंगे। और जब ये इस फीलिंग फैली तो ये फैली पूरे यूरोप में। जब यूरोप में फैली तो जो जैकोबिन क्लब्स जो केवल फ्रांस तक जो सीमित थे, अब वो पूरे यूरोप में हो रहे थे। और पूरे यूरोप से क्या हुआ कि पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म की भावना फैलने लगी। तो यही है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो एक तरीके से अब जो आवाज़ जो फ्रांस से जो उठी थी अब वो कहाँ तक पहुँचने लगी, पूरे यूरोप में। और यूरोप में कहाँ पे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड 70% एरियाज ऑफ जो इटली था वहाँ पर। अब ये कैसे पहुंची, एक तो था जैकोबिन क्लब से और दूसरा क्या था, फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। जो फ्रेंच आर्मी थी उनने क्या किया, ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, ये जो विचार था नेशनलिज्म था, उसको कैरी करते वो अब्रॉड विदेशों तक ले गए। और ये विदेशों तक कैसे जाने लगी, नेपोलियन के जरिए। किसके जरिए, नेपोलियन के जरिए। अब ये क्या था, नेपोलियन जानते हैं आप, मिलिट्री डिक्टेटर था। अच्छा रिकॉल करिए, सबसे पहले वहां पे था कौन था, लुइस 16 था। लुइस 16 के बाद कौन आया वहां पर स्टेट जनरल जो राज कर रहे थे उनको हटाते एक नेशनल असेंबली बना दी गई। नेशनल असेंबली के बाद डायरेक्टरी आई। डायरेक्टरी में जैसे जैकोबिन क्लब आया था, जैकोबिन क्लब में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। फिर उसके बाद डायरेक्टरी जब नेशनल असेंबली काम नहीं कर पाई तो उन्होंने क्या किया, मैं डायरेक्टरी लाए। डायरेक्टरी भी नहीं जब काम कर पाई तो वो क्या था, मिलिट्री डिक्टेटर जो था उसने डायरेक्टरी तो एबॉलिश कर दिया। और फ्रांस में 1899 में फिर से उसने मोनार्की सिस्टम ला दिया। मतलब अब डेमोक्रेसी खत्म होते उसने फिर से मोनार्की सिस्टम ले आया। तो नेपोलियन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम किस पे चर्चा करेंगे, हम नेपोलियन पे ही चर्चा करेंगे। और नेपोलियन ने याद करिए, रिकॉल करिए चैप्टर 9 में, तो ये नेपोलियन ने तोड़ आया था। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पे होता है, नेपोलियन ने तोड़ पर। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको, चलो एक स्नैप रिसॉर्ट ले लेते हैं इस पर। इसी हेडिंग था फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी 1789 में हुआ। फिर क्या हुआ, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटीजन के जरिए उन्होंने न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। फिर उन्होंने फॉर्मेशन किया नेशनल असेंबली का। फिर न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड ओथ्स उन्होंने ली, किसके नाम पर ली, कंट्री के नेम पर। फिर उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज को खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम वेट्स एंड मेजर्स उन्होंने बनाए। फिर उन्होंने क्या किया, रीजनल डायलेक्ट्स जो थी, क्षेत्रीय भाषाएं, उनको डिस्करेज किया कि नहीं, ये नहीं, पूरे देश में एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया। फिर क्या हुआ, ये जो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म था ये रिवोल्यूशनरीज के जरिए केवल फ्रांस तक नहीं रहा बल्कि पूरे यूरोप, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में पहुंचा। और कैसे पहुंचा, फ्रेंच आर्मीज के जरिए। फिर ये नेशनलिज्म की फैलना शुरुआत हुई। अब यहाँ पर आ गया नेपोलियन के रूप में। तो जो इसका प्रीवियस वीडियो था इंट्रोडक्शन, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा नेपोलियन ने थर्ड पे होगा। थैंक यू वेरी मच।